दोस्तों, बॉलीवुड का ये चमचमाता पर्दा जितना आकर्षक लगता है, उसकी परछाइयों में छुपी हुई कहानियां उतनी ही गहरी और रहस्यमयी हैं। बॉलीवुड और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का ये गठबंधन 1960-70 के दशक से ही शुरू हुआ, जब मुंबई की गलियां पहली बार गैंगस्टर्स के नाम से गूंज उठी। आज हम आपको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच की उन कड़ियों के बारे में बताएंगे जिनसे कई बड़े सितारे भी खुद को नहीं बचा पाए। जानेंगे कैसे दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और अब्बू सलेम जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन बॉलीवुड के एक एक कदम पर हावी थे और कैसे इनका भय सितारों को अंदर से हिला देता था। शुरुआत 1970 का दशक और हाजी मस्तान का उदय 1950-60 के दशक में, जब मुंबई तेजी से एक मेट्रो सिटी के रूप में विकसित हो रही थी। उसी समय हाजी मस्तान नाम का एक साधारण सा लड़का तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव से आया। शुरुआती दौर में उसने मुंबई के बंदरगाह पर कुल्ली का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ की सोने की तस्करी से जुड़ी कहानियों ने उसके भीतर एक नया सपना जगाया। तब सोने पर भारी टैक्स होने के कारण तस्करी काफी प्रचलित थी और मस्तान ने इसी को अपना रास्ता बना लिया। हाजी मस्तान धीरे धीरे मुंबई के डॉन के रूप में उभरने लगा। वो केवल एक डॉन ही नहीं था, बल्कि रॉबिन हुड की छवि के कारण आम जनता का हीरो भी बन गया। यही कारण था कि उसकी इज्जत बॉलीवुड के सितारे भी करते थे। उसके संपर्क दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे बड़े नामों से थे। कहते हैं कि एक बार तो राज कपूर ने हाजी मस्तान के पैर तक छुए थे। मधुबाला के लिए एक तरफा प्यार। हाजी मस्तान मधुबाला की खूबसूरती का दीवाना था। मधुबाला तब तक गुजर चुकी थी, लेकिन मस्तान ने उनका एक रूप उनकी हमशक्ल एक्ट्रेस सोना में देखा और उनसे शादी कर ली। यह प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है, लेकिन मस्तान का बॉलीवुड से ये रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। करीम लाला और पठान गैंग का प्रभाव। मुंबई में करीम लाला का अपना अलग प्रभाव था। पठान गैंग का मुखिया करीम लाला अपने डर और सख्ती के लिए मशहूर था। एक किस्सा मशहूर है कि कैसे एक अभिनेत्री ने करीम लाला के पास जाकर अपनी शिकायत की थी, जिससे करीम लाला ने फौरन उसकी मदद की। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि करीम लाला की पहुंच कितनी थी, बल्कि ये भी कि कैसे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने पर आधारित था। दाऊद इब्राहिम का उदय और बॉलीवुड में उसका बढ़ता दबदबा 1970 के दशक के अंत तक एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद अपने भाई शब्बीर के साथ डी कंपनी नाम की गैंग चलाने लगा। धीरे धीरे इस गैंग ने मुंबई के हर बड़े व्यवसाय में दखल देना शुरू कर दिया और इनमें से एक मुख्य व्यवसाय था बॉलीवुड। दाऊद के हाथ जैसे जैसे लंबे होते गए, वो और उसके साथी बॉलीवुड के बड़े नामों को धमकी देने और ब्लैकमेल करने में लग गए। कई बार प्रोड्यूसर्स को धमकी देकर दाऊद ने अपनी पसंद की अभिनेत्रियों को कास्ट करने पर मजबूर किया। 1980 के दशक तक बॉलीवुड में एक किस्म की डर की छाया थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अक्सर धमकियां मिलती थीं कि अगर उन्होंने अंडरवर्ल्ड की बात नहीं मानी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह सिलसिला 1990 के दशक तक चला और उसी दौर में कई ऐसे किस्से सामने आए जो बॉलीवुड को अंदर तक हिलाकर रख देने वाले थे। राशि कपूर की दाऊद से मुलाकात। 1979 में राशि कपूर जब दुबई में थे, तब उन्हें किसी अजनबी ने दाऊद का फोन दिया। दाऊद ने उन्हें अपने निवास पर बुलाया और राशि कपूर भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहां गए। वहां उनकी मुलाकात दाऊद से हुई, जिसने उन्हें हर संभव मदद देने का वादा किया। ये मुलाकात दिखाती है कि उस समय दाऊद बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों तक पहुंच बना चुका था। मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। बॉलीवुड में एक और नाम बहुत चर्चा में था, मंदाकिनी। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मशहूर हुई मंदाकिनी के दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक की खबरें उस वक्त सुर्खियों में थीं। दाऊद ने कई जगह मंदाकिनी के लिए फिल्म निर्माताओं पर दबाव डाला ताकि वो फिल्मों में बनी रहें। 1993 बम धमाके और संजय दत्त की गिरफ्तारी। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन धमाकों में करीब 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले के पीछे डी कंपनी का हाथ था, जो कि दाऊद की गैंग थी। इस मामले में संजय दत्त का नाम सामने आया क्योंकि अब्बू सलेम ने उन्हें अवैध हथियार मुहैया कराए थे। संजय दत्त को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और यह मामला आज तक सबसे बड़ी बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शन केस के रूप में जाना जाता है। अनीता अयूब और जावेद सिद्दीकी की हत्या। 1995 में पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब भी दाऊद के संपर्क में थी। जब एक निर्माता जावेद सिद्दीकी ने अनीता को फिल्म में लेने से मना कर दिया तो उसे अगली ही सुबह गोली मार दी गई। यह घटना बताती है कि दाऊद अपनी मर्जी के खिलाफ जाने वालों को किसी भी हद तक सजा दे सकता था। अब्बू सलेम और बॉलीवुड अब्बू
अब्बू सलेम, जो दाऊद का सबसे खास साथी था, ने भी बॉलीवुड में गहरी पैठ बना ली थी। उसने निर्माता गुलशन कुमार की हत्या करवाई क्योंकि उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। इसके अलावा अब्बू सलेम ने कई फिल्मों के निर्माताओं से जबरन वसूली की। माना जाता है कि उस दौर में कोई भी निर्माता अब्बू सलेम और दाऊद से डरे बिना फिल्म नहीं बना सकता था। नए दौर में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव। आज के दौर में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का उतना सीधा दबाव नहीं है, लेकिन इसके अवशेष आज भी फिल्मों में देखे जा सकते हैं। कई बार बॉलीवुड की फिल्मों में आज भी डॉन या अंडरवर्ल्ड से जुड़े किरदारों को ग्लैमराइज किया जाता है। कई बड़े सितारे जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, उनके ऊपर भी इस दबाव का प्रभाव था। निष्कर्ष, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का ये रिश्ता भले ही आज उतना मजबूत न हो, लेकिन इतिहास हमें यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह एक समय पर अपराधियों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बना रखी थी। यह भारतीय सिनेमा का एक काला अध्याय है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ।